अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी, और आपके जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उसमें और बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो अभी हम 2017 का कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 2 पर हम लोग, यानी पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए थे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह गया था, जो कि हम यहाँ पर करेंगे, और बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 16 तक, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके सामने है दुश्मन तैयार, राइट। तो यहाँ से आपको जो है वीडियो पॉज करना है, अगर कुछ सवाल आपको आता है तो उसको पहले आपको बना लेना है, फिर हमारे साथ सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करना है, राइट। और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में आकर अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस पड़ाव को हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं कि 2021 का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का हमने करवाया है, वो इसी चैनल पर है, और 2016 का जो करवाया है वो भी आपको, मतलब 2 साल 2021 और 2016 का करवा चुका हूँ, 2017 का मैं करवा रहा हूँ, ऐसे करके और भी मैं करूँगा अभी। तो ये मान के चलो कि अगर एक हफ्ते में एक साल का भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाता हूँ, तो अभी कम से कम 4 हफ्तों में अभी 2017 के अलावा 2018, 2019 और 2020, तो ये समझ लो 2016 से 2021 तक का कंप्लीट हो जाएगा, और अब अच्छा खासा मार्क्स आप वहाँ से उठा सकते हैं। यानी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर कोई अच्छे से तैयारी कर ले, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, और उनसे रिलेटेड भी रिपीटेड होंगे, यानी पासिंग मार्क्स तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें जानकारी आपको मिलेगी, वो आप जो वीडियोज मेरे देखते हो और स्टडी करते हो, उससे और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर लायोफोबिक सॉल्स। क्या होता है लायोफोबिक सॉल्स? देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन को दो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता क्या कोलाइडल सॉल्यूशन, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं केवल जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए, मिक्सचर देखा जाए तो मतलब बाई नेचर होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस होता है। होमोजेनियस का मतलब होता है जैसे कि एक गिलास पानी आप लेते हैं और उसे गिलास पानी में चीनी को और डिजोल्व करते हैं, और वो पता ही नहीं चलता यार उसमें चीनी भी घुला हुआ है। तो जब आप दो कंपोनेंट्स को आपस में डिजोल्व करते हैं, और जिसकी अमाउंट कम है वो बड़े वाले में इस तरह का डिजोल्व हो जाए कि पता ही नहीं चले, उसको होमोजेनियस कहते हैं। लेकिन अगर उसी पानी में यदि आप मिट्टी या कोई सॉइल आप डाल देते हैं, कोई आप सैंड डाल देते हैं, तो साफ साफ दिख जाता है इसमें मिट्टी घुला हुआ या कीचड़ है, ये डेट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हम अगर बात करें इनके साइज के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि कौन सा साइज बड़ा होगा या कौन सा साइज छोटा होगा, तो जो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है जिसको ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और वो चैप्टर मैंने आपको बखूबी पढ़ाया भी है। एक कोलाइडल होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है। तो तीनों में डिफरेंट क्या होता है कि देखिए, सस्पेंशन का बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो एक्सट्रीमली बड़े होते हैं, कि आप अपने ओपन आई से बड़े आराम से उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप एक गिलास पानी में मिट्टी, रेत वगैरह घोलते हैं, तो साइज के मतलब उसके पार्टिकल्स के साइज इतने कैपेबल होते हैं देखने लगा कि आप देख सकते हैं, डेट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के बारे में तो कुछ आपको उतना पढ़ना नहीं है। सॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस होता है, कंप्लीटली चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। बच गया कोलाइडल। तो कोलाइडल क्या होता है? सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, डेट कैन नॉट बी सीन बाय ओपन आइज। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं डेट कैन बी सीन बाय ओपन आइज, मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं। तो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का जो बचता है वो होता है कोलाइडल। यानी कोलाइडल के पार्टिकल्स कभी कभी तो छोटे होते हैं जो सच में दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े भी होते हैं जो दिखाई देते हैं। कोलाइडल जो होता है वो थोड़ा सा आपको रिलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ में। कैसे? देखिए, सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जैसे चीनी, एक चम्मच चीनी लिया, एक गिलास पानी लिया, तो जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट होता है, आप जानते हैं। ऐसे ही कोलाइडल में भी क्या होता है, दो हिस्से हम लोग बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, एक को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। देखिए, जिसका अमाउंट कम होगा उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, ठीक, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। जैसे कि दूध का एग्जांपल लेते हैं, दूध दिखता तो होमोजेनियस है पर एक्चुअली में होता है हेट्रोजेनियस। तो यहाँ पर होता क्या है कि
उसके जो पार्टिकल्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोलाइडल होता है। कोलाइडल का मतलब है कि उसमें दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्सन मीडियम हो गया, एक डिस्पर्स। तो सॉलिड जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, जो मलाई आप निकालते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्पर्स फेज। और जो लिक्विड हो गया, जो भी दूध वगैरह है, वो हो गया डिस्पर्सन मीडियम। बादल वगैरह में आप देखते हैं तो आप देखते हैं एयर जो स्मोक होता है वो डिस्पर्सन मीडियम हो गया, और उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो हो गया डिस्पर्स फेज। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बांटा गया। डिस्पर्स फेज जब हम लिक्विड लेंगे तो क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम ये लेंगे तो क्या होगा, ऐसे करके बहुत सारे सोल नाम दिया गया है। बट ऐसे अकॉर्डिंग टू नेचर वाइज अगर बात करें यहाँ पर कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में यहाँ देखा गया कि कई डिस्पर्स फेज और कई डिस्पर्सन मीडियम के बीच में बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है। एफिनिटी मतलब लव, अट्रैक्शन, बहुत बढ़िया पकड़ के रखता है, ठीक है। और एक वो होता है जिसमें वो कोई एफिनिटी नहीं होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो कोलाइडल जो है दो तरीके का होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। एक होता है लियोफिलिक, एक होता है लियोफोबिक, लायोफोबिक, लियोफिलिक और लायोफोबिक। फोबिया मतलब डर भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की बात करते हैं तो दोनों में बहुत अच्छा मेल मिलाप होता है, लव होता है। बट इसमें कोई अट्रैक्शन, कोई लव नहीं होता है। तो यहाँ पर लव होता है, यहाँ पर लव नहीं होता है, यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, राइट। यहाँ पर आपको कुछ और बातें मैं बता देता हूँ। ये स्टेबल होता है, ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है। और ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है यहाँ पे, राइट। तो यही आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती है। बाकी आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस तरह से होता है ये। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो दे आर इरिवर्सिबल, जी बिल्कुल इरिवर्सिबल होते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बिल्कुल। दे आर सेल्फ स्टेबलाइज, नहीं जी, ये गलत है। इसमें ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि ये वाला नहीं होगा, ये तो अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल कैसे हो सकता है। एंड डिस्पर्स फेज हैज नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्सन मीडियम, बिल्कुल ये भी होगा यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 16 है। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा पॉज करके इन सवालों को पढ़ें, और जो भी सवाल आता है उसको बना लें, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो पॉज करके देखें, सवाल को पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार सवाल को पढ़ें, और उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करें। तो चलिए एक एक करके जो है हम लोग इन सवालों को सोल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल सोल्व करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। वो सवाल क्या कहता है पहले उसको समझते हैं। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, और ये सब सवाल बहुत बार हर साल पूछे जाते हैं, और आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। एक रिएक्शन दिया गया है बच्चों, Zn मतलब जिंक होता है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है। दोनों को जब रिएक्ट करता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर बन रहा है ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैसियस का फॉर्मेट कर रहा है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट रिएक्शन आपको देखा गया है। अब बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 4.25 मोल्स ऑफ जिंक। यानी यहां पर जो है आपको कह रहा है कि HCl का कितना मास हम लें जब हम जिंक 4.25 मोल लेंगे तो। यानी कि देखिए जिंक और HCl के बीच में, एक बीकर में HCl ले लो, एक बीकर में जिंक ले लो। तो कहता है कि अगर हम जिंक लेते हैं 4.25 मोल्स, तो उस हिसाब से हमें कितना HCl लेना होगा, तो ऐसे जो सवाल होते हैं, इन सवालों में बहुत ही छोटा आपको एक तरीका बताता हूं कि इन रिएक्शंस को पहले सेपरेटली लिखो, और लिखने के बाद इनको सबसे पहले चेक करो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होंगे तब इनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस करने के बाद ही हम एग्जैक्टली बता पाते हैं कि जो रिएक्शन से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो इंफॉर्मेशन कितनी सही है या कितनी गलत है, या क्या आगे का स्टेप हम ले सकते हैं। तो देखिए पहले में इसको बैलेंस करते हैं। Zn सॉलिड है बच्चों, प्लस 2HCl एक्वस, और यहां पर ये है ZnCl2 एक्वस प्लस H2, ये है गैसियस फॉर्म में। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है ये बैलेंस है पहले से, इन्हें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों, इधर एक Zn, इधर भी एक Zn, इधर देखो 2HCl में 2Cl इधर, 2Cl इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। अब इस चीज से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है,
और इसको मैंने पहला वाला पार्ट बनाया जो कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया से देखा है, और उसका शायद व्यूज भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2500 के आसपास का व्यूज उसका है, तो काफ़ी बढ़िया है। पहला वाला ही वीडियो मैंने बनाया था NIS के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो फिर कमेंट वगैरह देखा। बीच में तो मैंने वीडियो बनाए ही नहीं थे 2-3 महीने, लेकिन उसके बाद जब मैंने आप लोग कमेंट पढ़ा तो मैं फिर एक्टिव हो गया आपके लिए और सिलेबस भी कंप्लीट करवाया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये इसके आगे आप देखिए कुछ नहीं लिखा जिसको बोलेंगे 1 मोल जिंक है यहाँ पे, यहाँ 2 लिखा है तो ये 2 मोल है यहाँ पर। ये देखिए ये 1 मोल है और ये क्या है 1 मोल है, राइट। इससे ये जानकारी मिलती है, यानी कि जो कोफिशिएंट लिखा होता है उस कोफिशिएंट को देखकर हम ये बताते हैं कि ये इतना मोल है, इतना मोल, इतना मोल है। बहुत छोटा सा सवाल यहाँ पर आपसे खड़ा होता है कि इसको देख के, इस सवाल को आप छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पर आप मुझे देख के बताइए कि इस प्रोडक्ट वाले हिस्से को भी आप छोड़ दें, केवल इन दोनों पे अगर आप फोकस करें तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर Zn कितना लेना चाहिए 1 मोल, HCl कितना लेना चाहिए 2 मोल, यानी 1 मोल और 2 मोल के रेशियो में जब हम लेंगे, यानी कि 2 बीकर आप ले लेते हैं, ये एक बीकर में और ये बीकर आप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, इसको सॉलिड फॉर्म में आप ले रहे हैं यहाँ पर, ये लीजिए ये सॉलिड फॉर्म में आप ले रहे हैं यहाँ पर, और ये लिक्विड एक्वस फॉर्म में है यहाँ पर, यानी ये लेना पड़ेगा 1 मोल, और ये कितना लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा आपको, ये कितना लेना पड़ेगा आपको, ये लेना पड़ेगा आपको 2 मोल। इसको ऐसे कर देता हूं मैं, चलो। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आती है कि भाई ये लेंगे तब रेशियो यहां पर जाएगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम आते हैं सवाल पे। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो पहले इस रिलेशन को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर कहता है हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए HCl चाहिए। तो HCl का मास पूछ रहा है, तो मास तो तब आएगा ना जब हमें ये पता चल जाए कि कितने मोल्स चाहिए यहाँ पे। तो आप लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ Zn रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ HCl, राइट। यानी कि 1 मोल जो Zn है उसकी रिक्वायरमेंट है 2 मोल्स ऑफ HCl, यही रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज को अगर हम कर देना कि जैसे एक पेन की कीमत 2 रुपये होती है तो इतने पेन की कीमत कितनी होगी, तो अगर 1 मोल है तो 2 मोल HCl ले रहे हैं, तो सवाल पे आते हैं 4.25 मोल्स Zn लेंगे तो HCl कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक जनरल हो गया ना कि ये 1 मोल है तब ये 2 मोल है। तो अगर 4.25 लेंगे तो दोगुना हो जाएगा। तो ठीक है, दिखा देते हैं 4.25 मोल्स ऑफ Zn रिक्वायर्ड 4.25 मल्टीप्लाई 2 मोल्स ऑफ HCl, राइट। यही आपको दिखाएगा ना कि भाई इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपको HCl दिखाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा इसका, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, और ये 2 दूनी 4, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8.50 मोल्स ऑफ HCl, राइट। अब देखिए सवाल में मैंने लिखा नहीं है, हाइड्रोजन का दे रखा था 1U एंड क्लोरीन का दे रखा था 35.5, यानी कि मासेस दे रखा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ HCl निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ HCl में देखिए कितना हो जाएगा, 1U दे रखा है और प्लस सवाल में दे रखा है 35 पॉइंट, नहीं दे तो भी आपको याद रखना है 1 से 20 तक कम से कम। तो ये हो गया 36.5U, जिसको आप 36.5 ग्राम भी लिख सकते हैं, ये मोलर मास हो जाता है आपका यहाँ पे, राइट। चलिए आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। अब देखिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं HCl का, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मास ऑफ HCl जो कि हमें निकालना है, और मोलर मास ऑफ HCl, यही निकलता है ना, गिवन मास और मोलर मास, यही नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स तो मिल चुका है, हमें कितना मिल चुका है 8.50, तो पुट कर देते हैं, दिस इज 8.50, दिस इज MHCl, एंड नीचे हमने निकाल लिया है 36.5 ग्राम, राइट। तो यहां से आप सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। तो कैसा रिजल्ट होगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे MHCl निकालेंगे तो हो जाएगा 8.50 मल्टीप्लाई 36.5, इसको ब्रेक करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से एक जीरो आप हटा भी सकते हैं। बाकी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा
3131025 और नीचे 100 है तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, यानी आप आ जाएंगे 310 यानी 310.2 ग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना हमें HCl चाहिए, इतना चाहिए। देखिए अगर ये मास नहीं पूछता, केवल मोल्स पूछता था तो आंसर यहीं पर आ चुका था अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो, लेकिन इसने मास पूछ दिया तो हमें फिर ये सोल्व करना पड़ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत बखूबी सोल्व कर लिया है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नेम द सीरीज ऑफ लाइन्स, नेम द सीरीज ऑफ लाइन्स ऑब्जर्व्ड in the emission spectrum of hydrogen in which the minimum value of N2 is equal to 2. Calculate the wavelength of first line of this series। और यहाँ रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो दे रखा है पर सेंटीमीटर में 109677 पर सेंटीमीटर में आपको दे रखा है यहाँ पर, राइट। चलिए अब इस चीज को हमें सोल्व करना कि भाई ये वाला जो है हम किस तरीके से सोल्व करें या कैसे इसमें जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने आपको पढ़ाया है और शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का उसमें मैंने नहीं बताया है, लेकिन सेम चीज़ फिजिक्स में भी पढ़ना है, बिल्कुल सेम चीज़ फिजिक्स में पढ़ना है। और वो सेम चीज़ मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फिजिक्स का है वो इसी चैनल पे मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब ऑब्वियसली केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो फिजिक्स भी पढ़ते होंगे, तो मैं यही मान के चलता हूँ, इसलिए मैंने दो बार था तो एक ही बार केवल सोचा फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स में मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी यहाँ पर कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो अगर आपका छूटा हुआ या मिस है तो आप जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो है जिसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पार्ट 2 वाले में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 2 वाले में फिजिक्स वाले में देखेंगे तो मैंने ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर डिटेल पढ़ाया है वहाँ पे, तो क्या क्या कैसे है डिटेल पढ़ाया। फिर भी यहाँ पर मैं एक बार रफ करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वहाँ भी समझ लेंगे तो अच्छा। और मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपने देखा होगा, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि मैं जितने वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप देखते होंगे और आप स्टडी को और बेटर करते होंगे, और इसी पर्पज़ से जो है हम आपके लिए ये सारी इतनी मेहनत करके वीडियो लाते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या एक्चुअली, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ लाइन्स होता है। कुछ लाइन्स में क्या होता है, देखिए लाइन्स जैसे मान के चलिए यहाँ पर ले लिया, ये हो गया मान के चलिए n = 1 हो गया, ये देखिए ये हो गया n = 2 हो गया, ये देखिए n = 3 हो गया, इसी तरीके से ये देखिए n = 4 हो गया, और ऐसे डॉट 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 आप n = इन्फिनिट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ लाइन्स होता है यहाँ पे, और थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, कुछ लाइन्स होता है। और ये जो लाइन्स आप देखते हैं यहाँ पे, इन्हीं लाइन्स में जो है कुछ लाइन स्पेक्ट्रम दिखता है। लाइन स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर अपने ओरिजिनल यानी कि लोअर स्टेट से किसी हायर स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो वहाँ से जब वो वापस आ रहा होता है तो अपना जितना एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है ना, वो डिटेल मैंने सब पढ़ा रखा है। वो क्या करता है, जब बाहर निकालता है तो वही एक वेवलेंथ वेव के रूप में दिखाई देता है, कलर्स के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ सीरीज में आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी जो सवाल इसने पूछा है उस सवाल की अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे। तो सीरीज के हिसाब से देखिए, जैसे कि अगर हम इस वाले n = 1 पे यदि बात करते हैं तो n = 1 पे जो लाइन आ सकता है, कहाँ से लाइन आ सकता है, यानी कि देखिए n = 1 से 2 पे जाएगा तो 2 वाले से इलेक्ट्रॉन आ सकता है यहाँ पे, देखिए 3 वाले से यहाँ पर आ सकता है, इसी तरीके से 4 वाले से आ सकता है, और इन्फिनाइट से भी आ सकता है। यहाँ पे ये टेढ़ा थोड़ा सा बन गया है, और इन्फिनाइट से भी इस तरह से इन्फिनाइट से भी आ सकता है। तो ये जो सीरीज आपको मिलता है इसको हम लोग किस सीरीज के नाम से जानते हैं, लेमन सीरीज के नाम से जानते हैं। ये पहला सीरीज होता है जिसको हम लोग लेमन सीरीज कहते हैं। इसी तरीके से आप बुक में देखना बहुत सारे बाल्मर सीरीज मिलेगा, पास्टन सीरीज मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि अगर 2 वाले से कोई आएगा, 2 वाले पे आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, फिर ये कुछ इस तरीके से आएगा, फिर कुछ इस तरीके से आएगा, 3 वाले पे आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये ऐसे करके बहुत सारे सीरीज आपको मिलेंगे, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ आपको वेवलेंथ निकालने का एक तरीका होता है। तो वेवलेंथ हम लोग एक्चुअली निकालते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। वेवलेंथ निकालने का फार्मूला होता क्या है, देखिए वेवलेंथ निकालने का फार्मूला होता है 1/λ = RH रेडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ पर हम लेते हैं 1/n1² - 1/n2²। ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। बहुत इजी फार्मूला है, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा, बहुत इजी है। और यहाँ पर जो है आपको n1 की जो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, यानी कि अगर आप बात करते हैं लेमन सीरीज की, ध्यान से देखिए, अगर आप लेमन सीरीज की बात करते हैं
तो अगर लेमन सीरीज की बात करेंगे तो एक वाला तो फिक्स हो गया ना कि इसी पर सब आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ n1 इज इक्वल टू 1 हो गया। बट अगर आप n2 की बात करते हैं तो n2 कहाँ से लाइंस आ सकता है, 2 से आ सकता है, फिर 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से, 7 से एंड सो ऑन इन्फिनाइट से आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, जो पहला लाइन आया है ये फर्स्ट लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सीरीज इसको बोलेंगे। दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज। ये वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन ऑफ द सीरीज, सेकेंड लाइन। उसी तरीके से ये थर्ड, ये फोर्थ, ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज। इस तरीके से पूछता है यहाँ से। और भी बहुत सारे हैं, जैसे बाल्मर का निकाल, अगर इसका आप निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए एक फिक्स हो जाएगा, ये वाला फिक्स हो जाएगा n1, ये वाला फिक्स हो जाएगा, बाकी ये वेरी करता रहेगा। तो आप जरा अपने सवाल पे आएंगे तो आपको सवाल पे क्लियर होगा। सवाल कहता है नेम द सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द इमिशन, इमिशन मतलब बाहर निकलता है जब वो एनर्जी को, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन विच द मिनिमम वैल्यू ऑफ n2 is 2। तो मिनिमम वैल्यू कितना बोल रहा था, मिनिमम वैल्यू तो यही वाला है, देखिए दिस इज द मिनिमम वैल्यू, बोलिए है कि नहीं, ये मिनिमम वैल्यू 2 मिनिमम वैल्यू है। क्योंकि अगर आप इस सीरीज से और आगे जाएंगे तो फिर मिनिमम अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 3 से स्टार्ट होगा, देखिए 3 से कम गिरेगा 2 पे, 3 पे आएंगे तो 4 से लाइन कम से कम खींचा जाएगा। तो आपको ये वाला नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है मिनिमम, मिनिमम वैल्यू जो n2 की वैल्यू दे रहा है, यानी इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर n2 है, जो n2 की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 दे रहा है। तो ये कौन सी सीरीज में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लेमन सीरीज में है। एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सीरीज। तो फर्स्ट लाइन अगर निकालना है आपको तो सिंपली n2 की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी और n1 की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, और यहाँ पर RH की वैल्यू दे रखा है। इसको प्रॉपर तरीके से आपको सोल्व करना है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं तो आप सोल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके सोल्व कीजिए, बाकी मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है सोल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू RH कितना दे रखा है, 109677 और ब्रैकेट में 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 109677 और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 1 इसको बोल सकते हैं, ये जैसे बोलिए, ये 1 बाई 4 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया 109677 और यहाँ पर अगर आप 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आ गया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से, क्योंकि 4 माइनस 1 3 ही आएगा, तो 7 हाथ में 2, 7 21 और 3 24 हाथ में 2 और 6 18 18 2 कितना हो गया 20 हाथ में 2, 9 27 2 29 हाथ में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, 329041 329041 और ये कितना है, ये डिवाइड बाई 4 है यहाँ पर, ये वाला आ गया। लेमडा निकालना है, इसको इन्वर्स कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि छोटा ही रहेगा ऑब्वियसली है। तो लेमडा क्या हो जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 329041। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, आंसर आपको बखूबी आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे इस तरह आपको सोल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर यूनिट कौन सा हो जाएगा, तो पर सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर आंसर सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लिस्ट रॉन्ग एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच लेड वंडरवाल्स इक्वेशन, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कौन कौन से पॉइंट जो थे वो रॉन्ग थे, जिसकी वजह से एक नया इक्वेशन डेराइव हुआ था, वंडरवाल इक्वेशन। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जी कि क्या वंडरवाल वाला हुआ था, उसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आपको स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा, ध्यान से आप देखेंगे तो 2 फॉल्टी एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था, जिसमें पहला ये था कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। और ये सबसे बड़ा महाझूठ था, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैं वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब ऐसे समझिए
कि जितना बड़ा हमने कंटेनर लिया है, जो भी हमने कंटेनर लिया है, तो कंटेनर के अंदर जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनकी वॉल्यूम देखेंगे तो वो नेग्लिजिबल है। तो अरे भाई, अगर हर किसी का आप नेग्लिजिबल मान लेंगे तो फिर तो उस कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है वो तो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि आप नेग्लिजिबल जीरो फिर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा गड़बड़ था पॉइंट यहाँ पे कि यहाँ पर बोल रहे थे ये कि वॉल्यूम ऑफ द ये मतलब ये था कि बिल्कुल जीरो ही मान रहे थे ये कि नेग्लिजिबल है, जीरो है, कुछ वॉल्यूम है ही नहीं। लेकिन बाद में करेक्शन किया गया कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम v है, कंटेनर का वॉल्यूम v है, तो कंटेनर का वॉल्यूम अगर v है तो उसमें से nb घटाया गया। n था नंबर ऑफ पार्टिकल्स और b था एक का वॉल्यूम, ठीक। और सेकंड था देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। ये भी बहुत गड़बड़ था, ये कह रहे थे कि इनके बीच में बिल्कुल कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, लेकिन ऐसा देखा गया कि जब हाई प्रेशर लगाया गया तो हाई प्रेशर देने की वजह से अट्रैक्शन आ गया, ये लोग आपस में नजदीक आ गए। तो यहाँ पर एक करेक्शन किया गया। तो पॉइंट आपको स्क्रीन पे जो है दिखा होगा, बाकी साइड में मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वंडर मॉल इक्वेशन बना कैसे, इसको समझते, करेक्शन हुआ कैसे है। देखिए, जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम है, जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम है आपका, वो क्या है, कैसे निकल जाएगा v, और जो हम कंटेनर ले रहे थे, ये जो कंटेनर हम ले रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं, इसके अंदर जो आप गैसेस ले रहे हैं, इसके अंदर जो भी गैसेस आप ले रहे हैं, तो अगर किसी एक गैस की बात करें, उसका अगर वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम हम b ले लेते हैं किसी एक गैस का, और ऐसे करके n पार्टिकल्स है, ऐसे करके कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर टोटल गैसेस का वॉल्यूम हो जाएगा वो nb नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर -nb कर दिया हमने, एक करेक्शन यहाँ पर ये किया हमने। और अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, यानी P आइडियल की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P रियल, जो P रियल है प्लस प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं, और वो प्रेशर बढ़ता है कब, AN² अपॉन V²। ये कुछ करेक्शन किया गया था यहाँ पे, ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं। तो अगर आप फिर से लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV = nRT होती है, आप P की जगह लिख देंगे P रियल प्लस AN² अपॉन V², V की जगह लिख देंगे V - NB = nRT। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वंडर वाल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड वंडर वाल्स इक्वेशन, राइट। तो यहां से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लिया और 13 को भी समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही इजी है। कहता है सिस्टम सराउंडिंग, कहता मतलब डिफाइन करना था कि सिस्टम सराउंडिंग को आप डिफाइन कीजिए और कुछ एग्जांपल दीजिए। तो बहुत सिंपल है, देखिए जहां पर भी कुछ स्टडी किया जाता है, कुछ ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसको हम सिस्टम कहते हैं, और बाकी का जो एरिया उसको सराउंडिंग कहते हैं। बखूबी मैंने थर्मोडायनेमिक्स आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया है। और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, जैसे मान लो कोई ट्यूब है, उसमें कुछ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो ट्यूब का अंदर का वो सिस्टम हो गया, बाहर सारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो यहाँ पर भी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, दिखा दिया जाए, द पार्ट ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का कोई भी फिजिकल पार्ट हम लेते हैं, विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम, एंड एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। And example, the portion of test tube where reaction is taking place is a system, above and around the test tube where reaction is taking place is surrounding। तो उसके बाहर का आप लेंगे तो सराउंडिंग हो जाएगा। चलिए ये भी हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे जरा आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है यहाँ पे कि वो अल्कली मेटल्स के नाम आपको बताने हैं जो बनाते हैं मोनोक्साइड, जो बनाते हैं पेरोक्साइड, और जो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। साथ में पेरोक्साइड वाले को आपको क्या देना है, यहाँ पर कुछ एक रिएक्शन है वो दे देना है। तो ध्यान देना है आपको इस बात का कि अल्कली मेटल्स होते क्या हैं। तो जो एस ब्लॉक आपने पढ़ा है वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जो एस ब्लॉक आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं है तो आप जाके देखिए इसको, हाइड्रोजन एन एस ब्लॉक नाम का चैप्टर है। तो उसमें जो लिथियम होता है, लिथियम होता है, वो बनाता है आपका कौन सा, मोनोऑक्साइड। ध्यान देना, केवल लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड। लिथियम क्या बनाता है, लिथियम बनाता है केवल मोनोऑक्साइड। बी वाले का जो आंसर हो जाएगा, अगर आप पेरोक्साइड की बात करते हैं तो सोडियम बनाता है पेरोक्साइड। सोडियम क्या बनाता है, याद रखना, ये सोडियम बनाता है पेरोक्साइड। और अगर सी वाले की बात करते हैं तो कहां गया, सुपर ऑक्साइड, ये वाला। तो सुपर ऑक्साइड पोटासियम बनाता है सुपर ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है।
देखिए ये सीरीज में है, ली ना ने लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सीरीज में आते हैं इस ब्लॉक में। तो याद रखना है मोनो पेरो सुपर, यानी सुपर सबसे पहले मोनो है, फिर पेरो है, फिर सुपर है, ये आपको याद रखना है। MPS आप जैसे याद रख लीजिए, MPS है, तो आप जैसे समझेंगे आपको जो भी है यहाँ पर। बाकी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाए, मैं चाहूँगा स्क्रीन पे आपको दिखाया जाए। देखिए आपको दिख रहा होगा Li फॉर्म्स ओनली लिथियम मोनोऑक्साइड Li2O ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, Na फॉर्म्स सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, जैसे 2Na प्लस O2 लिया, हिट किया तो Na2O2 बना दिया सोडियम पेरोक्साइड। C वाला K फॉर्म्स पोटासियम सुपर ऑक्साइड यानी KO2, ये आपका सामने बन गया K प्लस O2 KO2 बन गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, बहुत इजी है, आईपीएक नेम लिखना है इसका। तो इसका आईपीएक नेम बड़े आसानी से मैं समझता हूं कि आप लिख देंगे और बड़े अच्छे तरीके से भी आप इसको लिखना आता होगा। देखिए बहुत इजी है, यहाँ बनाते हैं 16 वाले का आईपीएक नेम हमें लिखना है, यानी कि देखिए ऐसा लिखा है CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। देखिए जब भी ऐसे आएंगे तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मेन चेन ढूंढना होता है। तो मेन चेन ढूंढने के लिए आप वो चेन बनाते हैं इसमें मैक्सिमम कार्बन हो। मुझे साफ साफ दिख रहा है ये वाला मेन चेन है। नाम काउंटिंग नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अगर ये नहीं आता है तो इसका भी चैप्टर मैंने बहुत डिटेल नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक पढ़ाया है, गार्डन गार्डन दिल हो जाएगा आपका पढ़ेंगे तो। देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद आपको लिखना कितने कार्बन है, पेंट और सिंगल है तो 1 इन नंबर 1 पर है, तो ये इसका नाम हो गया। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2,3 डाई मिथाइल पेंटीन, इस तरह से भी आप लिखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा ये। तो एक पार्ट हमने कर लिया इसका जी। दूसरा कहता है एनेंसियोमर्स का आपको डिफाइन करना है, मतलब एनेंसियोमर्स क्या होता है ये आपको केवल पूछ रहा है, एनेंसियोमर्स के बारे में बता रहा है। स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा एनेंसियोमर्स आर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स that exist in two forms that are mirror images of one another। ये दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं जिसमें दोनों जो है एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। सो एनेंसियोमर्स आर इन एवरी अदर रिस्पेक्ट केमिकल आइडेंटिकल होता है यहाँ पर। तो अगर आप ग्लूकोज का एनेंसियोमर्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पर देखिए बनाता हूँ, अगर आप ग्लूकोज का एनेंसियोमर्स बनाना चाहते हैं तो कैसा बनेगा, ग्लूकोज का एनेंसियोमर्स बनता है, एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है एल ग्लूकोज। तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा यहाँ पे ग्लूकोज का। देखिए एक तरफ आप यहाँ पर अगर मैं बना के दिखा दूं इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया CHO हो गया यहाँ पे, ये देखिए ये H हो गया और ये वाला क्या हो गया OH हो गया। फिर अगेन यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। फिर अगेन अब की बार यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। और लास्ट में ये क्या है CH2OH है यहाँ पर। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो ग्लूकोज का फार्मूला आ जाएगा। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, देखिए कार्बन यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल कार्बन भी आपको मिलेगा है ग्लूकोज का। कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, C6 हो गया यहाँ पर, ठीक है C6। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितना है 6 है यहाँ पर। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 2 8 8 और 8 4 12, तो आपका 12 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो यहाँ इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, इस वाले हिस्से को डी ग्लूकोज बोलते हैं। यहाँ पर आप मिरर लगा लेंगे, यहाँ पर आप मिरर लगा लेंगे, इस तरह से यहाँ पर आप क्या लगा लेंगे मिरर लगा लेंगे। तो जब आप यहाँ पर मिरर लगा लेंगे तो मिरर के इस तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल इसका जैसे यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। यहाँ OH है तो यहाँ भी आपको OH दिखाई देगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H है तो यहाँ OH हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसको फटाफट थोड़ा बना के दिखा देता हूँ मैं।
ये है CHO, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इधर H हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। अब ये वाला हिस्सा इधर H हो जाएगा तो इधर OH हो जाएगा, ये वाला इधर OH हो जाएगा तो ये इधर H हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर OH हो जाएगा तो ये इधर H हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। और ये क्या है आपका, ये मिरर है। तो इस तरीके से इसी को हम लोग एनहांसियोमर्स कहते हैं। ये हो गया D ग्लूकोज और ये हो गया L ग्लूकोज। मैं लिख देता हूँ, दिस इज द D ग्लूकोज एंड दिस इज द L ग्लूकोज, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपना कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 16 को। सो यहाँ पर जो है हमने इस वाले पार्ट को यानी क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है। टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे करके हम कंप्लीट करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो है पूछ रहे थे कि सर नोट्स वगैरह होता तो ज़्यादा अच्छा होता पढ़ने में एग्जाम के टाइम में। हाँ बिल्कुल, ये सच बात है कि नोट्स होता है तो उसकी अलग ही बात होती है, लेकिन अभी थोड़ा सा अफसोस की बात ये है कि जस्ट मैंने आपके साथ ही NIS को डील करना स्टार्ट किया। मेरे पास नोट्स है बट वो CBSE का नोट्स है। तो अब CBSE के नोट्स पढ़ने से अच्छा है कि इससे अच्छा तो आप कोई टॉप पब्लिकेशन का जो गाइड आता है उसी को अपने पास रखें और कम टाइम में आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसमें। इस तरह का गाइड होता है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे ये देखिए, जैसे ये वाला गाइड हो गया, टॉप पब्लिकेशन गाइड होता है। अब इसमें क्या है, कम टाइम में रिवीजन भी, इवन मैं भी इसको फॉलो करता हूँ कई बार। देखिए कई बार यहाँ मिस प्रिंट की गलतियाँ होती है, लेकिन आप पढ़ेंगे, मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गलती है, कोई चीज़ें हैं तो आप मुझसे डॉट भी पूछ सकते हैं। बट ऑलमोस्ट ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए 1-8% गलती तो होने के चांसेस होते हैं, तो बट 99% बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पे आपको इसमें मिल जाते हैं, इंटेक्स प्रीवियस ईयर्स लगभग आपको मिल जाता है। तो बेहतर तैयारी करने के लिए कम टाइम के लिए बहुत बेटर है, तो आप इसको रखें अपने साथ में। बाकी बात रही मेरे नोट्स की, तो मैं अपना नोट्स अभी कैसे बनाऊँ। अब तो आपके सामने आपने देखा कि अब तक लगभग 150 के आसपास वीडियो मैंने अपलोड किया। तो इतने सारे वीडियो जो अपलोड किए टाइम में दे रहा हूँ, तो अब आपके सेशन के लिए तो सॉरी करना चाहूँगा कि 2021 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो मैं ये नोट्स अवेलेबल नहीं करवा पाऊँगा। हाँ बीच में मैंने एक नोट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बनाया था, वो बन चुका है नोट्स, लेकिन अभी मेरा इरादा था क्या कि मैं उसको पूरा बनाता, लेकिन जितना है उतना। तो जो मेरा मतलब फेसबुक पेज है सूरज अमीरुल सेठ, जो मेरा नाम है, आप जो टाइटल मेरा आता है उसी टाइटल पे आप जाएंगे, आप फेसबुक पे सर्च करेंगे, मेरा पेज आ जाएगा, मेरा ही फ़ोटो आपको मिल जाएगा। तो उस पर मैं सारे बढ़िया क्लियर फोटो में डाल देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले नोट्स का। आप लाइक करके रखें, जैसे ही होगा आपको अपडेट मिल जाएगा वहाँ पे। या आप चाहते हैं PDF तो आप मेरे व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको PDF उसका भेज दूंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स मैंने बनाया, बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया, लेकिन एक नोट्स को बनाने में मुझे 10 दिन का टाइम लगा था, क्योंकि मैं बड़े बेहतर तरीके से बनाता हूँ। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि अभी आप नोट्स के चक्कर में ना रहें, क्योंकि नोट्स तो मेरे पास है नहीं। तो जो चीज़ नहीं है हमारे पास उसका रोना रोने से अच्छा है कि जो चीज़ हमें है उससे कैसे हम और बेटर कर सकते हैं। तो हमेशा ये आप बात ध्यान रखना कि जो भी आपके पास हो, जरूरी नहीं टॉप पब्लिकेशन का, हो सकता है कि कोई और पब्लिकेशन आपके पास बुक हो या कुछ भी हो, जिसमें कि आप देखिए 3-4 पेज में चैप्टर फिनिश्ड हो जाता है, तो रिवीजन बहुत शॉर्टली हो जाता है वहाँ पे, और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाते हैं, सॉल्यूशन होता है, प्रैक्टिस होती है, तो बहुत बेटर होता है। तो ऐसे तैयारी कीजिए, काफ़ी अच्छा होगा। तो खैर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको, और शुरू से बोलता आया हूँ कि किसी के भरोसे ना रहें, इवन मेरे भरोसे भी ना रहें। हाँ वो बात अलग है कि मैं आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक आपके साथ रहूँगा, एग्जाम के दिन तक साथ रहूँगा, लेकिन किसी के भरोसे रहने का मतलब ये है कि आप फिर भी मैं एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता हूँ, सराउंडिंग का हिस्सा हूँ, आप सिस्टम हैं। तो आप सिस्टम, इसका मतलब कि आपको अपना पकड़, अपनी डिपेंडेंसी खुद पे बनानी है, ना कि मेरे ऊपर बनानी है, किसी के ऊपर बनानी है, वरना वो धोखा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अभी से आप थोड़ा सा मेहनत और बढ़ा दें और माइंड को इस तरह से दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करना शुरू कर दें। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूं, तो हफ्ते में एक दिन समय निकालें, संडे वगैरह का टाइमर सेट करें किसी भी साल का। इवन मैं तो कहता हूँ कि 2016 का मैंने सोल्व करवा दिया और आपने भी सोल्व कर लिया, तो अगेन उसी को सोल्व करके देखें ना, देखिए सोल्व करके कि 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 घंटे में कितना सवाल आप बना पाते हैं, या 2021 का जो मैंने सोल्व कराया है उसको सोल्व एक बार आप कर लें, उसके बाद फिर से अपना टेस्ट के रूप में सोल्व करके देखिए, टाइमिंग लगा के, बीच में उठना उठना नहीं, इधर उधर नहीं जाना, एकदम प्रॉपर एग्जाम की तरह। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी कहाँ कमजोरी है, आप खुद ही कॉपी चेक करेंगे, मतलब आप ही एम्पायर होंगे और आप ही बैट्समैन होंगे, तो टोटल आप ही के हाथों में होगा। तो आपको पता चल जाएगा ना कहाँ वीकनेस है, कहाँ कमजोरी है। अभी मैं ये कंप्लीट करवाऊंगा 2017 का, तो ऐसे करके आप खुद से हफ्ते में एक दिन खुद से टेस्ट तो लिया करो,
फिजिक्स का तो फिजिक्स का लिया करो, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री का लिया करो। बाकी और बच्चों कुछ डाउट वगैरह भी है जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, खैर थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है, तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।